हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। आज हम परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम दो तरीके से सीखेंगे, पहला ऑफ-बाउ के नियमानुसार, दूसरा बोरबरी के नियमानुसार। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे उपकोष कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके उपकोष जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार के कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। अब इसमें देखेंगे अधिकतम कितने, हर उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, पी में 6 और डी में 10 और एफ में 14। आपके एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। ठीक है, और एफ में आपके अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, आपका ये हो गया। अब हम ऑफ-बाउ का सारणी नियम देखेंगे, जिसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। पहले हम ऐसे लिखते चले आएंगे 1 से 7 तक। ठीक है, ऐसे हम नंबरिंग पहले लिख लेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ-बाउ के नियमानुसार करना है। तो पहले हमें उसका रूल जानना होगा कि कैसे करा जाएगा। ठीक है, तो पहले हम 1 से 7 तक ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, पहले में हम एस उपकोष लिखेंगे, पहले वाले में हम यस उपकोष लिखेंगे। सेकंड में क्या लिखेंगे? यस और पी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यस और पी लिखेंगे। थर्ड में क्या लिखेंगे? तीसरे में यस, पी और डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यस, पी और डी लिखेंगे। अब चौथे वाले में क्या लिखेंगे? यस, पी, डी और एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यस, पी, डी, एफ। पहले में यस लिखेंगे, दूसरे में यस, पी लिखेंगे, तीसरे में यस, पी, डी लिखेंगे, चौथे में यस, पी, डी, एफ लिखेंगे, पाँचवें में भी एस, पी, डी, एफ लिखेंगे, छठवें में भी एस, पी, डी, एफ लिखेंगे। मतलब अब एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ लिखते चले जाएंगे। ठीक है, एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, अब हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? आपका जो एस है वो पहले कक्ष से शुरू होता है। तो ये 1, ये 2, 3, 4 पहले कक्ष से शुरू था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखे थे, ये कक्षों की संख्या थी। पहले कक्ष से शुरू था तो पहले कक्ष में यस। ठीक है, दूसरे कक्ष में 2s और आपका दूसरे कक्ष से आपका पी भी शुरू होगा। ठीक है, पहले यस वाला नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, 5, 6, 7। आपका पी दूसरे कक्ष से शुरू है तो दूसरे नंबर से शुरू करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपका डी कौन से कक्ष से शुरू है? आपका डी तीसरे कक्ष से शुरू है। तो 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, आपका एफ चौथे कक्ष से शुरू है तो चौथे से लिखेंगे 4, 5, 6, 7। इसे गोले में कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? गोला कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपका जो है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अब इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, आपको ऐसे याद करना है। ठीक है, फिर आपको ऐसे जाना है,
फिर ऐसे, ठीक है, पहले ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे जाना है। फिर यहाँ से आपको होते हुए फिर ऐसे, ठीक है, ठीक है। आपको ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ये क्या है, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ऐसे चलना है, ठीक है। पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s, फिर 3p से शुरू हो जाएगा, फिर 4s से। आपका ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। फिर आपका ये 3d से शुरू होगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपका, ठीक है, ठीक है। देखिए ऊर्जा का ये बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। मतलब पहले आपका 1s ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऊर्जा का बढ़ता हुआ है। सबसे पहले जिसका ऊर्जा कम है मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उससे अधिक वाले में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर उससे अधिक, मतलब सबसे पहले कम ऊर्जा वाले में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ठीक है। अगर ये आपको कठिन लग रहा है याद करने में तो एक ट्रिक है, उसके द्वारा आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सारणी को याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसे देखते हैं। पहले आपको क्या लिखना है, पहले नंबर में आपको लिखना है 2 बार स्कूल स्कूल, मतलब SS, इसे हम बोलेंगे, याद करने का ये एक ट्रिक है, स्कूल स्कूल, ठीक है। अब अगली बार क्या लिखेंगे, पब्लिक पब्लिक स्कूल, क्या 2 बार लिखेंगे। पहले 2 बार हम लिखेंगे स्कूल स्कूल, फिर 2 बार लिखेंगे पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर 2 बार लिखेंगे क्या, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये जगह नहीं है, थोड़ा सटा के हम लिख रहे हैं, ठीक है। फिर अगली बार हम लिखेंगे फ्लावर दिल्ली पब्लिक स्कूल। पहले हमने क्या लिखा, पहले हमने 2 बार स्कूल लिखा, दूसरी बार क्या लिखा, पब्लिक स्कूल, ठीक है। तीसरी बार क्या लिखा, दिल्ली पब्लिक स्कूल 2 बार, ठीक है। चौथी बार क्या लिखा, 2 बार फ्लावर दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब इसका नंबरिंग पहले करेंगे, तो ऐसे कर लेना आप, 1 2 3 4 ऐसे कर लेना। तो आपका 1 मतलब S1 से शुरू हुआ है, तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आपका भी यहाँ देखिए पीक कितने नंबर से शुरू हुआ, दूसरे से शुरू हुआ है, तब मतलब दूसरे कक्षे से शुरू होता है, तो 2 है, तो यहाँ आगे 3 4 5 6 7। आपका यहाँ D तीसरे नंबर से शुरू हुआ है, तो 3 के आगे बढ़िए, फिर 4 5 यहाँ 6। आपका F चौथे नंबर से शुरू हुआ है, तो 4 5, ठीक है। ये आप इस तरीके से एक याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है। तो इसमें कैसे चलेंगे हम, इसमें ऐसे चलेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे पहले चलेंगे, 1S से शुरू करेंगे, 2S से गए, फिर शुरू से 2P से शुरू करेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ से फिर 3D से शुरू कर देंगे, ठीक है। मतलब ऐसे जाएंगे, फिर शुरू लाइन से करेंगे, मतलब आगे वाले से, आगे से शुरू करें पीछे तक गए, फिर आगे से शुरू करें फिर पीछे तक गए, फिर आगे से शुरू करें फिर पीछे तक गए, फिर आगे से शुरू करेंगे, जैसे अंतिम वाला खत्म हो जाएगा फिर आगे से शुरू कर देंगे, ठीक है। ये एक तरीका ऐसा भी है, ठीक है। आपको अगर ये आसान लग रहा है तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका याद कर सकते हैं। अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप ये तरीका याद कर सकते हैं, ठीक है। तो
इसे हम यहीं पर ऊपर लिख दे रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो चलिए हम कोई परमाणु लेते हैं, जैसे क्लोरीन का। तो हमें क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पता है 17 होता है। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 17। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 17। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कैसे पहले आपका क्या आएगा 1s। तो 1s, यस में हमने बताया था यस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 2, पी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 6 और डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14। ठीक है। तो आपके यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 2। फिर देखिए 2s आएगा आपका, क्या आएगा 2s। तो एस में आपको पता है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। 2s के बाद आपका आएगा 2p, क्या आएगा 2p। p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। ठीक है। फिर आपका आएगा 3s, क्या आएगा 3s। यहाँ से देखिए या फिर यहाँ से देखिए 2p के बाद 3s। ठीक है। तो आपका 3s और s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। ठीक है। 3s के बाद आपका आता है 3d, या फिर यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से फिर यहाँ देख सकते हैं, ऐसे जाएगा ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर 3p क्या आ रहा है आपका 3p आ रहा है। ठीक है 3p। आप ये पहले इलेक्ट्रॉनिक को जोड़िए, कितना हुआ 2 2 4 6 10 2 12। तो हमें कितना चाहिए 17। तो 12 हो चुके हैं। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हमने बताया था p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 से कम हो सकते हैं, क्योंकि हमारा 17 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जा रहा है, इसीलिए p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 3p में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है। ये तो ऑफबाउ के नियमानुसार हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बोरबरी के नियमानुसार करेंगे। ठीक है। तो बोरबरी के नियमानुसार जब हम करेंगे तो आपके देख लीजिए ये पहला कक्ष है आपका 1s का मतलब ये पहला कक्ष है आपका ये आपका दूसरा कक्ष है, मतलब 2s और 2p आपका ये दूसरे कक्ष में आते हैं। ये आपका तीसरा कक्ष है 3 का मतलब तीसरा कक्ष। जैसे आपका क्लोरीन है तो क्लोरीन में जो है आपका पहला कक्ष क्या होगा 1s होगा। ठीक है। फिर दूसरा क्या कक्ष क्या होगा 2s और 2p होगा। आपका दूसरा कक्ष क्या होगा 2s और 2p होगा। और आपका तीसरा कक्ष जो होगा वो 3s 3p और 3d होगा। देखिए यहाँ से 3s 3p और 3d होगा। ठीक है। मतलब तीसरे कक्ष में जो आ रहे हैं उपकोष। ठीक है। तो ऐसे होता है। तो आपका पहला कक्ष 1s और दूसरा कक्ष होगा 2s और 2p और तीसरा कक्ष 3s और 3p होगा। ठीक है। तो बोरबरी के नियमानुसार पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना है 2 है, दूसरे कक्ष में 2 और 6 8 और तीसरे कक्ष में 5 और 2 7। तो बोरबरी के अनुसार क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। ठीक है। ये ऑफबाउ के नियमानुसार, ये बोरबरी के नियमानुसार। ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आएगा। तो फिर आगे कोई दूसरा परमाणु लेते हैं, जैसे हमने लिया मैंगनीज। ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो पहला आएगा 1s। तो s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। फिर 2s, तो s में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। फिर आएगा आपका 2p और p में बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन मतलब उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। ठीक है। 3s मतलब s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। फिर आपका देखिए 3p, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। इसे जोड़िए 2 2 4 6 8 2 12 6 18। फिर 4s आएगा। तो 4s में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। अब फिर यहाँ देखिए 3d आ रहा है। d में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, लेकिन यहाँ पर जोड़िए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। तो 20 पूरे हो गए, हमें 25 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 3d में। ठीक है। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इसका हम बोरबरी के नियमानुसार करेंगे। तो इसे पहले क्रम वाइज मतलब व्यवस्थित कर लेते हैं कक्ष वाइज। तो फर्स्ट कक्ष क्या होगा आपका 1s। फिर सेकंड के लिए क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2s 2 2p 6।
तीसरा कक्षा आपका ये होगा, ठीक है। तो 3s2 3p6 और आपका 3d5 ये तीसरे कक्ष में आएंगे। और चौथा कक्ष आपका क्या है, क्रम वाइज जब लिखेंगे कक्षों के मतलब ऊर्जा स्तर के हिसाब से जब लिखेंगे तब ये आपका चौथा ऊर्जा स्तर है, ठीक है। उसे आप कक्ष बोलिए या ऊर्जा स्तर बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो आपका ये पहला कक्ष, ये दूसरा, और ये आपका तीसरा, ये चौथा। तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, दूसरे में 2 6 8, तीसरे में 2 6 8 5 13 और अंतिम में 2। तो बोर-बोरी के नियमानुसार मैंगनीज मतलब 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, 2 8 13 फिर 2, ठीक है। अब कुछ हम अपवाद वालों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जैसे आपका क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम, ठीक है। तो क्रोमियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, ठीक है। फिर क्या होगा 2s2, फिर आपका 2p6, फिर आपका 3s2। हमने बताया है यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। तो 3s तक हमने कर लिया। फिर देखिए 3p आएगा आपका, क्या आएगा 3p, और पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। इसे जोड़िए, देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, ठीक है। 12 6 18। अब देखिए पी के बाद 4s2 और डी आपका 3d4। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, ये गलत है आपका, ठीक है। अब इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे नहीं होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ 1 होगा और यहाँ 5 होगा। कैसे, अब इसे जानते हैं। हुंडे ने क्या बताया था, हुंडे ने बताया था आपको जैसे आपको पता होगा डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। और हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हुंड ने क्या बताया था, अगर कोई उपकोष पूर्ण भरा है, जैसे ये पूर्ण भरा हुआ है, या कोई उपकोष आधा भरा है, मतलब जैसे ये हम डी उपकोष का ले रहे हैं, आधा भरा है मतलब, तो ये अस्थाई है ऐसे उपकोषों से जो या तो आधे से अधिक भरे हों या आधे से कम। आधे से अधिक का मतलब जैसे आपका ये आधा से कम, आधा से कम मतलब एक ऑर्बिटल खाली है, ये आधा है, मतलब एक 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 इलेक्ट्रॉन सब में भरे हुए हैं, और ये पूर्ण रूप से भरा है, ये पूर्ण रूप से भरा है आपका, पूर्ण रूप से भरा है। हुंड ने क्या कहा, जो पूर्ण रूप से भरे हों या आधे भरे हों, आधे भरे हों वो अस्थाई होंगे, और जो आधे से कम हो या आधे से अधिक हो, आधे से अधिक का मतलब होगा जैसे आपका ये ले लीजिए, ये आपका आधे से अधिक है। देखिए पहले आधा भर उठा, फिर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा भरा हुआ, आधे से अधिक हो या आधे से कम। आधे से कम का मतलब एक ऑर्बिटल अभी देखिए खाली है, या फिर 2 ऑर्बिटल खाली हो सकते हैं। जैसे डी उपकोष में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो यहाँ पर एक देखिए एक खाली है, ठीक है। तो ये अस्थाई होंगे या इसके अपेक्षा कम अस्थाई होंगे। क्या होंगे, कम अस्थाई होंगे। जो पूर्ण या आधा रूप से भरा होता है उपकोष, उसके अपेक्षा जो आधे से कम या अधिक भरे हुए होते हैं वह कम अस्थाई होते हैं। ये आपका अस्थाई होगा, ये आपका क्या है, अस्थाई है। ये आपके अस्थाई है। क्या है आपका, ये अस्थाई है, या ये भी कह सकते हैं या कम अस्थाई है, ठीक है। तो आपका अगर जब हम पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, मतलब यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो ये आपका अस्थाई हो जाएगा।
इसीलिए इसे अस्थायी करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करेंगे, जो अंतिम कक्षा है, तो अंतिम कक्षा क्या है 4s है ना, 3s पहले आएगा, मतलब ऊर्जा स्तर के हिसाब से, मतलब कक्ष के हिसाब से आपका जो 4 है वो अंतिम में जाएगा और 3D पहले आएगा। लेकिन आप बाव ने क्या बताया था कि हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, जिसका ऊर्जा कम होगा, तो 4s का ऊर्जा कम है, इसीलिए 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर उसके बाद 3D में भरा जाता है। लेकिन हम कक्ष के हिसाब से देखेंगे तो अंतिम कक्ष आपका 4s होगा, 3D तीसरा कक्ष है आपका, और अंतिम कक्ष कौन सा है, चौथा। तो अंतिम कक्ष मतलब 4s में से अगर ये आधा हो जाए तो ये मतलब देखिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, आधा मतलब देखिए एक मतलब एक ऑर्बिटल खाली है। अगर इसके हिसाब से डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो पहले क्लॉकवाइज 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन खाली है। अगर इसमें ये 2 मतलब ये 2 है, अगर ये 2s मतलब 4s2 से मतलब s से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये आधा भरा हो जाएगा। तो अगर आधा भरा हो जाएगा तो ये अस्थायी हो जाएगा, इसीलिए इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1s और यहाँ पर 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो आप के नियमानुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 हो जाएगा, ठीक है। तो बोर-बोरी के नियमानुसार कैसे करेंगे, पहला कक्षक क्या है आपका 1s2 है, दूसरा कक्षक है आपका 2s2 2p6 और तीसरा कक्षक है 3s2 3p6 3d5, ठीक है, और चौथा कक्षक है 3s1, ठीक है। आपका पहला कक्षक क्या है 1s, दूसरा कक्ष क्या है आपका ये है आपका तीसरा कक्ष है और चौथा कक्ष है, ठीक है। तो पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरे कक्ष में 2 और 6 8, तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 6 8 और 5 13, और अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1। तो आपका ये बोर-बोरी के अनुसार क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ठीक है। कॉपर का देखते हैं कैसे, कॉपर भी आपका अपवाद में आता है। तो जब कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 29 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 कितना हो गया 2, यहाँ पर 10 दोबारा 18, 3p6 के बाद क्या आएगा आपका 4s, ठीक है, 4s2 के बाद आपका आता है 3d9 होगा। देखिए 2 2 6, देखिए 2 2 4 और 6 10 दोबारा 6 18 2 20 9 29, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कम है, मतलब गलत है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। क्या है, गलत है, ये ऐसे रहेगा 1 और यहाँ 10। हमने आपको बताया था हुंड के नियमानुसार अगर कोई उपकोष जैसे आधा भरा है तो वह अस्थायी है, जैसे ये आधा भरा हुआ है तो ये अस्थायी है। अगर आधे से अधिक है तो ये जो आधा भरा है उससे कम अस्थायी होगा या आप कह सकते हैं अस्थायी होगा। और अगर ये आप मतलब कहने का मतलब ये आधे से कम भरा हो, मतलब कोई ऑर्बिटल खाली हो, तब भी ये अस्थायी होगा। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे तो यहाँ पर 9 लिख रहे थे, तो 9 का मतलब ये आधे से अधिक भरा हुआ है, तो ये कम अस्थायी था, मतलब यह कह सकते हैं अस्थायी था। तो इसे अस्थायी करने के लिए क्या करेंगे, जो बाह्यतम कक्ष है तो बाह्यतम कक्ष आपका 4s है, तो इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे, 9 है 10 हो जाएगा तो ये अस्थायी हो जाएगा और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसका बोर-बोरी के नियमानुसार करेंगे तो पहला कक्ष आपका ये होगा, दूसरा कक्ष आपका ये होगा, तीसरा कक्ष आपका ये बन रहा है, ठीक है, 3 वाला जिसमें 3 3 लिखा है 3 3, ठीक है। चौथा कक्ष आपका ये, तो पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरे कक्ष में 2 6 8, तीसरे कक्ष में 2 6 8 और 10 18 और अंतिम कक्ष में 1। तो बोर-बोरी के अनुसार आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही।